आपके सामने है क्लास सेवन्थ इंग्लिश एस विथ एस्टर का चैप्टर नंबर 4 द कनसाइटेड पाइथन। एक ऐसा अजगर जिसको अपने आप पर अभिमान है या फिर गर्व है। इस चैप्टर को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे रस्किन बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। रस्किन बॉन्ड जिनका जन्म पंजाब में 1934 में कसौली जगह पर हुआ था। जब वो कम उम्र के एक छोटे से बच्चे थे तभी वो वहाँ से जामनगर और देहरादून रहने के लिए चले गए। उन्होंने अपनी शिक्षा शिमला में पूरी की। रस्किन बॉन्ड ने कम उम्र में ही लिखना सीख लिया था। उनकी सबसे पहली नोवेल एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसका नाम था अनटचेबल, और ये स्टोरी उन्होंने 16 ईयर्स की एज में लिखी थी। उनकी फर्स्ट नोवेल थी द रूम ऑफ द रोप, ये उन्होंने 21 साल की उम्र में लिखी थी। बॉन्ड एक फेमस राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हैं, जैसे हॉरर्स में, रोमांस में, मेमोरियम में और बहुत सी अलग अलग। इसके साथ साथ उन्हें सबसे ज़्यादा इंडिया में जाना जाता है तो उन्हें चिल्ड्रन लिटरेचर की वजह से, इसी वजह से कि उन्होंने इंडियन लिटरेचर में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इस वजह से 2014 में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से पुरस्कारित किया गया। अब हम इनकी ये स्टोरी द कंसाइटेड पाइथन इसको पढ़ने वाले हैं। इसकी शुरुआत हुई है यहाँ से। यहाँ पर एक बच्चा है जो इस पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा है। यहाँ पर बच्चा कौन है? कोई वही रस्किन बॉन्ड। तो वो कहानी को किस तरीके से नरेट करते हैं? अपने ग्रैंडफादर की शुरुआत से। कह रहे हैं यहाँ पे रस्किन बॉन्ड कि मैं जब छोटा था तो मेरे ग्रैंडफादर अजीबो गरीब पेट्स खरीदने से अपने आप को रोक नहीं पाते थे। एक बार उन्होंने बाजार में जाकर एक सपेरे को 4 रुपये देकर एक कम उम्र का 4 फुट पाइथन खरीद लिया, जो वहाँ की भीड़ में बॉयज़ और गर्ल्स को दिखाया जा रहा था। ग्रैंडफादर उन सभी भीड़ को खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए उस पाइथन को अपने गले में लटका लिया और सीधे घर की तरफ चल दिए। सबसे पहले पाइथन और ग्रैंडफादर को देखने वाला जब वो आ रहे थे तो सबसे पहले कौन था? टोटो। टोटो हमारा पेट मंकी था। वो वहाँ पर जैक फ्रूट ट्री की ब्रांचेस पर लटक रहा था। जब उसने पाइथन को देखा तो वो तुरंत उछलकर घर के अंदर पहुँच गया और साथ ही डर से चिल्ला भी रहा था। उसके इस चिल्लाने की वजह से हमारी ग्रैंड मदर बरामदे में आ गई और वो भी लगभग बेहोश हो चुकी थी जब उन्होंने पाइथन को ग्रैंडफादर के गले में घुम लटके हुए देखा। और उन्होंने कहा, ग्रैंड मदर ने कहा कि ये तुम्हें जकड़ कर मार देगा, इससे अभी तुरंत पीछा छुड़ाओ। ग्रैंडफादर इस पर कहते हैं कि ये तो बकवास है, ये सब बकवास है, ये बहुत ही कम उम्र का है और जल्द ही हमारी आदी भी हो जाएगा। ग्रैंड मदर इस पर कहती है, हाँ शायद ऐसा हो सकता है, पर मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं चाहूँगी कि ये हम इसके आदी हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी। तुम जानते हो कि तुम्हारी कज़िन मेबल यहाँ पर कल आने वाली है और वो तुरंत 1 मिनट में यहाँ से निकल जाएगी जब उसे पता चलेगा कि इस घर में एक सांप है। और मैं यहाँ इसको एक बगीचे में भी खुला नहीं छोड़ सकती। अगर इसे बगीचे में खुला छोड़ दिया तो ये पोल्ट्री फार्म यानी जहाँ पर हैंस को रखा जाता है वहाँ पर पहुँच जाएगा। अगर वहाँ पर पहुँच गया तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा, ये हैंस को खा लेगा। ग्रैंड मदर बड़बड़ाते हुए कहती है कि कितना परेशान कर रखा है तुमने। इस जो भी चीज़ तुम इसे लाए हो इसको जाकर बाथरूम में बंद कर दो और जाओ उस इंसान को ढूंढो जिससे तुमने इसे ख़रीदा है, उसे यहाँ पर लेके आओ और इसको ले जाने के लिए कहो उससे। सो ग्रैंडफादर उस पाइथन को बाथरूम में ले गए और एक टब में उसको रख दिया और दरवाज़ा बंद करने के बाद वो मुझे देखने लगे बड़े ही उदास वाले लुक से। मतलब उनके चेहरे पर दुख झलक रहा था, दुखी से वो देख रहे थे। कौन कह रहा है यहाँ पे? रस्किन बॉन्ड, कि वो मुझे बड़ी दुख भरी नज़रों से देख रहे थे। फिर भी ग्रैंडफादर कहते हैं कि आपकी जो ग्रैंड मदर है यानी आपकी दादी बिल्कुल सही कह रही हैं इस समय में कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये स्नेक हमारे पेट टोटो को जकड़ लेगा और उसको निकल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा भूखा भी लग रहा है मुझे। तो फिर तुरंत दादाजी उस बाज़ार गए जहाँ से वो उसे ख़रीद कर लाए थे उस सपेरे को ढूंढने, पर वो लगभग वहाँ से 2 घंटे पहले ही जा चुका था। फिर ग्रैंडफादर वापस आए घर पर। वो बड़े ही निराश और दुखी लग रहे थे। हम समझ चुके थे उनको देखकर कि वो सपेरे को नहीं ढूंढ पाए। वेल देन, ग्रैंड मदर ने कहा कि वेल देन, अब आप ही इसको छोड़कर आइए, जाइए इसे कहीं जंगल में छोड़ दीजिए, किसी नदी के तट पर। फिर ग्रैंडफादर इस पर कहते हैं, ठीक है, पर मैं इसको पहले कुछ खिला लेता हूँ। इस पर ग्रैंडफादर एक कटा हुआ जो चिकन है जो बनाने के लिए रखा जा रहा था, ऐसे ही चिकन को लेकर आए और उसे बाथरूम में
लेकर चल दिए। साथ ही हम भी पीछे पीछे उनके जा रहे थे। मैं था, मेरी ग्रैंड मदर थी, कुक था और गार्डनर भी था। ग्रैंडफादर ने डोर को ओपन किया और अपना कदम रूम के अंदर रखा। मैंने उनके पैरों के पीछे से झांकते हुए देखने की कोशिश की और बाकी सब तो पीछे ही थे हमसे, पर हम उस पाइथन को कहीं भी देख नहीं पाए। वो वहाँ से चला गया। ग्रैंडफादर कहते हैं शायद वो यहाँ से चला गया है। ग्रैंडमदर कहती है वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, देखो वह टब के अंदर ही होगा। फिर हमने टब के अंदर भी देखा, हमने हर जगह देखा, टब के अंदर देखा, पर पाइथन हमें कहीं नहीं मिला। ग्रैंडफादर फिर एक खिड़की के पास गए और वो देखा। उन्होंने कहा खिड़की को देखकर, अरे हमने तो ये खिड़की को खुला ही छोड़ दिया, ज़रूर वो यहाँ से इसी रास्ते से निकला होगा। फिर हमने ध्यान से पूरी घर को जांचना शुरू कर दिया। हमने किचन में जांच की, हमने बगीचे में जांच की, हमने अस्तबल में जांच की और यहाँ तक कि पोल्ट्री सेट्स में जहाँ पे हैंस को रखा जाता है वहाँ पर भी जांच की। पर लेकिन हमें वो पाइथन कहीं भी नहीं दिखाई दिया, हमें कहीं भी वो नहीं मिला। अगले दिन अंट मेबल वहाँ पर आ गई 3 हफ्तों के लिए रहने के लिए, और हम करीबन 2 दिनों से मैं और मेरे ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा चिंता में डूबे हुए थे कि अगर पाइथन अचानक से हमारे सामने आ गया तो क्या होगा। पर लेकिन जब तीसरा दिन हुआ और वो हमें नहीं कहीं भी दिखाई दिया तो हमने यही समझ लिया कि वो अच्छा हुआ, वो चला जा चुका है। पर तुरंत तभी शाम के दिन हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ बगीचे से आई। कोई बगीचे से चिल्ला रहा था। कुछ ही सेकंड्स में आंट मेबल्स दौड़ती हुई वरांदा स्टेप्स पर आई, सीढ़ियों पर, और उन्होंने हाफते हुए कहा कि गुआवा ट्री पर, यानी अमरूद के पेड़ पर, ठीक है, हाफते हुए डर के भाव से। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गुआवा के पास पहुंच ही रही थी, मैं अमरूद के पास पहुंच ही रही थी, तभी मैंने वहाँ पर एक उसको घूरते हुए देखा। वो मुझे घूर रहा था, उसे उसकी आंखें मुझे ऐसा देख रही थी जैसे वो उसे लग रहा हो कि वो मुझे जिंदा ही निकल जाएगा, जिंदा ही मुझे खा लेगा। ग्रैंड मदर इस पर कहती है कि शांत हो जाओ मेरी डियर, पहले हमें बताओ कि तुमने देखा क्या है। तो इस पर आंट मेबल कहती हैं कि वहाँ पर एक सांप है, एक ग्रेट बोआ कंस्ट्रक्टर। एक बोआ कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वो एक ऐसा सांप होता है जो अपने शिकार को जकड़ कर मार देता है। तो ऐसा ही सांप उसने देखा है जिसकी लंबाई करीबन 20 फीट लॉन्ग है। वो गुआवा ट्री के ऊपर है और बड़े ही भयानक लग रहा है और बड़े ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देख रहा था। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर एक दूसरे की तरफ नज़र घुमाकर देखते हैं। फिर इतने में ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ और उसको मार के आता हूँ। ग्रैंडफादर अपने अम्ब्रेला को लेते हैं और बड़ी ही बहादुरी के साथ बगीचे के अंदर जाते हैं। पर जब वो वहाँ पर गुआवा के ट्री के पास पहुँचते हैं तो पाइथन वहाँ से भी जा चुका था। इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद पाइथन को कई बार देखा गया, पर ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें उम्मीद भी नहीं की थी। आंट मेबल को फिर से एक बार झटका तब लगा जब उन्होंने कजिन में, यानी तकिए के नीचे से उस सांप को निकलते हुए देखा। तभी उन्होंने अपना बैग पैक किया और वहाँ से निकल गई डर के मारे। फिर भी हमारी जो जांच थी वो अभी भी कंटिन्यू थी, अभी भी जारी थी। एक सुबह मैंने पाइथन को कुंडली मारते हुए, यानी अपने शरीर को मोड़कर बैठे हुए एक ड्रेसिंग टेबल पर देखा। वहाँ पर वो मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को, अपने ही आकृति को निहार रहा था, अपने ही चेहरे को निहार रहा था। मैं ग्रैंडफादर के पास गया बताने के लिए, पर उस समय तक वो, जब हम रूम में पहुँचे, पाइथन वहाँ से भी जा चुका था। फिर उसको बगीचे में देखा गया। जब उसे कुक ने देखा, वो वहाँ पर भी क्रोलिंग यानी घूमों के बैठा हुआ था, एक आयरन लेडर, एक सीढ़ी के पास जो छत से लगी हुई थी। फिर उसे हमने एक ड्रेसिंग टेबल पे देखा अगली बार, जब वो वहाँ पर भी एक मिरर में अपने आप को निहार रहा था। हम ये समझ चुके थे कि वो अपने इस रिफ्लेक्शन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब वो आनंदित होता है अपने रिफ्लेक्शन को देखकर। फिर क्या हुआ कि ग्रैंडफादर इस पर कहते हैं कि हम बार बार इस पर ध्यान दे रहे हैं, इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे इसे अपने आप पर ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, इसको अपने आप पर अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है इसने को अपने आप पर। एनीवे, हम तो जान चुके हैं इसकी वीकनेस क्या है, इसकी कमजोरी क्या है। द पाइथन इज बिकमिंग वेन, कि अब वो हो गया है, घमंडी हो गया है, तो ये इसको पकड़ना बड़ा ही आसान है। ग्रैंडफादर ने एक बड़ा सा पिंजरा बनाया जिसमें एक साइड पर शीशा लगाया, ठीक है, एक छोर पर। उस केस में, उस पिंजरे में एक रसीला चिकन रखा और बहुत सी टेस्टी चीज़ें भी रखी।
फिर उसको खुला छोड़ दिया, जिससे कि वो एक उसे खुला छोड़कर उसके खुले हुए दरवाजे पर एक ट्रैप डोर लगाया, जिससे कि वो सांप उसमें बंद हो सके। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी वहाँ पे उस पिंजरे में नहीं पकड़ आया, मतलब वो जो स्नेक है वो पकड़ में नहीं आया। पर एक दिन जब मैं स्कूल के लिए निकल रहा था एक सुबह, तो मैंने पाइथन को उस पिंजरे में देखा। उसने वो सब चीज़ें खा ली थी जो हमने उसमें रखी हुई थी, और वो वहीं पर कुंडली मारकर यानी घूमकर मिरर की तरफ अपने चेहरे को, अपने आप को निहार रहा था। When something that resemble a smile on his face, ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि पाइथन स्माइल कर रहा था? मैंने उस पिंजरे के डोर को ध्यान से बंद किया, पर पाइथन ने मेरी तरफ नोटिस नहीं किया जब मैं उसको बंद कर रहा था। ग्रैंडफादर और गार्डनर ने उस पिंजरे को उठाया और टोंगे में ले जाकर, एक टांगे में ले जाकर उसे रिवर किनारे छोड़ दिया उस पिंजरे को, और उसका ट्रैप डोर जहाँ से पिंजरा बंद हुआ था उसको भी खोल दिया। एंड दे लेफ्ट द केज इन द जंगल, और उस केज को वो जंगल में छोड़कर चल दिए। When they went away, the python had made no attempt to get out. पर वो जब उसको छोड़कर पिंजरे को वहाँ पर जंगल में छोड़कर जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो पाइथन उस पिंजरे से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो निकलना ही नहीं चाहता है उससे। I do not have the heart to take the mirror away from him. ग्रैंडफादर को ने कहा कि मुझे मतलब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं उससे वो मिरर भी ले लूँ, ठीक है, मिरर उससे लेकर आओ। एक ये पहली बार उन्होंने देखा था कि कोई स्नेक प्यार में पड़ गया था एक मिरर से अपने आप पे, ठीक है। इस तरीके से रस्किन बॉन्ड ने इस स्टोरी को फिनिश किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं जल्द ही इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, एंड साथ ही एक्सरसाइज भी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।